हेलो बच्चों, आज हम लाइन बाय लाइन के चैप्टर 5th पे पहुंच गए हैं। ठीक है। और आज हम देखेंगे ये कि सपोज़ करो कि जो लॉज ऑफ मोशन है उसमें हमें पढ़ना क्या है। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले यदि टारगेट पता हो कि हमें अच्छा पूरे चैप्टर में मेरा ये चीज़ है, ये चीज़ समझना है, तो बहुत आसानी से हम कर पाते हैं। और इसी 3 पार्ट को हम देखेंगे। न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है, लॉज ऑफ मोशन, मतलब मोशन के लॉज को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा कोई भी मोशन है उसे हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हमें पूरे एंड में, इस पूरे चैप्टर के एंड में इन्हीं 3 चीज़ों को समझना है। और इन 3 चीज़ों को ये क्या है उसको एज अ टारगेट हम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान से आप खेल सकते हैं। आपका टारगेट यदि है कि मैं आज डबल सेंचुरी बना के ही जाऊंगा, तो क्या होता है, तब उसी के अनुसार से पूरा आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका साइकोलॉजी वर्क करता है। ओके, ये हर फील्ड में होता है। आप पढ़ाई में भी एक बार टारगेट बना लिया कि मुझे यही क्रैक करना है या मुझे आज इतने घंटे पढ़ डालने हैं, तो सारा चीज़ आपका बॉडी, माइंड, साइकोलॉजी, इमोशन सब चीज़ वैसा सेट हो जाता है। हमेशा टारगेट इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जो 5th नंबर में है, ये हमें 3 चीज़ को बेसिकली समझना है। और ये हम न्यूटन्स के ही यदि लैंग्वेज में देखने की कोशिश करेंगे, हालांकि उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये, है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, बट एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड जो उन्होंने कहा था उसको जस्ट देखते हैं। ठीक है, कि वो क्या कहा था और हम टारगेट बनाते हैं कि क्या हमें समझना है। उन्होंने कहा कि इफ़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, ध्यान रखना कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई बॉडी है और उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मतलब सपोज करो कि इधर से किसी ने 10 न्यूटन लगा दिया और इधर से भी एक 10 न्यूटन किसी ने लगा दिया, तो इसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो है। ध्यान रहे इसमें नेट और जो हम फोर्स लिख रहे हैं, नेट फोर्स लिख रहे हैं, ये तो जीरो लिख ही रहे हैं, साथ में एक वर्ड यूज किया गया है एक्सटर्नल, मतलब ये फोर्स एक्सटर्नल होना चाहिए। इसमें हो सकता है कि इंटरनल फोर्स भी हो, अंदर से कुछ स्प्रिंग लगा हो, कुछ भी सिस्टम के अंदर में, वो हम अकाउंट में नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स के को लेंगे। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, यदि इस बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, ये डेफिनिट होगा। इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये डेफिनिट होगा। तो ये चीज हमारे पास में एक सबसे फर्स्ट लॉ कहता है कि नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है किसी बॉडी पे तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, है ना। इसी को हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ देयर इज नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा तभी उस पे एक्सेलरेशन जो होगा नॉन जीरो होगा। तो यदि एक्सेलरेशन हमें नॉन जीरो चाहिए तो ये कहता है कि इसका मतलब एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल फोर्स को भी नॉन जीरो, नेट और एक्सटर्नल फोर्स को भी यहाँ पे नॉन जीरो होना पड़ेगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स को भी नॉन जीरो होना पड़ेगा। ये चीज है न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसको हमें समझना है। ओके, अच्छा ध्यान रहे कि आप अभी इससे पहले जान चुके हो कि कभी भी कोई कहता है कि एक्सेलरेशन जीरो है तो उसका 2 मीनिंग होता है ना। मीनिंग एक ही होता है, हम 2 सेंस डेवलप कर सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, और वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ इसका मतलब क्या है कि नो चेंज इन वेलोसिटी। नो चेंज इन वेलोसिटी यदि कोई कहता है तो इसका मतलब क्या है कि यदि वो शुरुआत में सपोज करो कि रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रह जाएगा। तो आप इसको कह सकते हो कि ये रेस्ट भी नाम दे सकते हो, और दूसरा यूनिफॉर्म मोशन भी नाम दे सकते हो, है कि नहीं। इसे हम यूनिफॉर्म मोशन भी नाम दे सकते हैं। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन भी हम इसे नाम दे सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन भी हम इसे नाम दे सकते हैं। तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये होता है, या तो रेस्ट या तो यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन आप ऑलरेडी जान चुके हो कि जिसमें ना डायरेक्शन ना मैग्नीट्यूड, कोई चेंज ना हो। तो यूनिफॉर्म मोशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है, कर्व पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि कर्व पे होगा तो कम से कम डायरेक्शन तो चेंज होगा ही, यदि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से एक हमें ये एम है कि फर्स्ट लॉ को समझ जाए। सेकेंड लॉ में क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल पी बाई डेल टी, ये जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो अप्लाइड फोर्स होगा उसका होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स होगा, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। जिधर फोर्स एक्ट करेगा उधर ही मोमेंटम में भी चेंज होगा। तो यहाँ पे एक नया वर्ड यूज किया गया है, मोमेंटम। तो हमें ये भी एक टारगेट होना चाहिए कि मोमेंटम को पहले समझेंगे तभी तो उसके चेंज इन मोमेंटम को समझेंगे, जानेंगे। पोजीशन जानते हैं तभी हम चेंज इन पोजीशन जान पाते हैं, है ना। वेलोसिटी जानते हैं तभी चेंज इन वेलोसिटी जान पाते हैं। तो
मोमेंटम क्यों, और ये क्वाइन किया गया था वर्ड न्यूटन ने। ऐसे होता है, कोई जब नया खोज देता है तो अपने मन से वर्ड भी जनरेट कर देता है, तो इन्होंने ये मोमेंटम वर्ड यूज किया था। और मोमेंटम का मतलब क्या है, एक्चुअली क्या है, आपने आप थोड़ा बहुत कोई इवेंट जस्ट याद दिलाता हूँ, कभी क्रिकेट खेला होगा तो बॉल आके हाथ में स्ट्राइक करती है, और यदि आप बॉल को खींचते हुए कैच करते हो तो उसमें एफर्ट, मतलब कि वो स्ट्राइक जो आपको सेंस होता है वो बहुत कम सेंस होता है। आपको लगता है कि लेस एफर्ट्स में ये चीज़ क्या हो गया, कैच हो गया, लेकिन एकदम आपने हाथ ही नहीं हिलाया तो चोट लगता है और लगता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ा। ओके, तो ये क्या है, इसका मतलब उसका वेलोसिटी में चेंज लाना है ना, कितना समय में हमें लाना है ना। दूसरा चीज हम ये भी कह सकते हैं कि यदि छोटा सा एक बॉल है, लेट्स से कि हम पिस्टल के गोली की बात करते हैं, यदि हम हाथ से ऐसे फेंके कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसी में एक खास वेलोसिटी दे दे, अच्छा खासा डेंजरस हो सकता है। तो इसका मतलब मास, वेलोसिटी, टाइम, ये तीन चीज ऐसा चीज था जो एफर्ट्स को डिसाइड करता था कि उसे रोकने में या इवन उतना हम वेलोसिटी देने में भी क्या एफर्ट्स लगेगा। तो वही एफर्ट्स तो होता है फोर्स, है ना। और मोमेंटम में मास और वेलोसिटी दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहता है, ठीक है। तो क्या हो गया, उसी को एक साथ हम मोमेंटम कहते हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम उन्होंने पहले क्वाइन किया, फिर उसके बारे में बताया कि कैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। और ये एक इतना जबरदस्त पार्ट था, पूरा हम कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाया है ह्यूमन हिस्ट्री में। ये छोटा मोटा काम नहीं था। आपने कई बार इसका नाम सुन लिया है, 9th में भी पढ़ लिए होगे, है ना, ऐसे करके थोड़ा नीचे भी पढ़े होगे। इस तरह से आपको हो सकता है कि लगे ओ ये ऐसा है, बट ये अपने आप में एक बेहतरीन पैकेज है। ओके, तो डेल वी बाई डेल टी प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसमें ये नहीं समझना कि किसी ने थप्पड़ मारा तो हमने भी उल्टा थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि उसने एक्शन किया तो हमने रिएक्शन कर दिया। यहाँ पे वो कतई मतलब नहीं है। फिजिक्स में हमेशा अपना एक मीनिंग होता है। यहाँ पे एक्शन हमेशा, एक्शन और रिएक्शन जो लिया जाएगा ये फोर्स के सेंस में लिया जाएगा, है ना, फोर्स के सेंस में, कि यदि आपने किसी चीज़ पे फोर्स लगाया तो डेफिनेटली उल्टा आप पे फोर्स लगाया। अर्थ यदि आपको खींच रहा है तो आप भी अर्थ को खींच रहे हो, ठीक है। तो आप कहोगे मैं तो खिंचा जाता हूँ, अर्थ क्यों नहीं खिंचाता, तो उसमें मास का रोल है। अभी हम देखेंगे मास और एक्सेलरेशन ये सबको कैसे मर्ज करेंगे इसमें। तो ये एक्शन और रिएक्शन थर्ड लॉ होगा, मतलब फोर्स हमेशा पेयर में रहेगा। यही तीन चीज़ यदि हम इस चैप्टर में अच्छे से समझ गए तो फिर इसका एप्लीकेशन बहुत आसान हो जाएगा और हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन में हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, और आपको पता ही है कि लाइन बाय लाइन पढ़ने का सबसे जो बेहतर कह सकते हैं कि आउटकम्स जो होता है कि एनसीईआरटी बिल्ड करता है चीज़ों को। वो हिस्ट्री को उठा लेता है कि अच्छा पहले क्या सोचा था सबने, उसमें क्या गलतियां थी, और फिर क्या हुआ, उस गलती को कैसे किसी अगले साइंटिस्ट ने सुधारा, है ना, फिर उसका अगला रिफाइनमेंट कैसे किसी और साइंटिस्ट ने किया। ये जो रिफाइन करने का जो तरीका है, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है, ये जो बिल्डिंग होता है, ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। आपको अनुभव भी नहीं होगा और आपके अंदर एक ज़बरदस्त तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स इंस्टिल हो जाएगा सोचने का। अब आप सोचो किसी बिल्कुल जैसे एरिस्टोटल थे, उनको यदि किसी ने सुधारा, फिर उनको न्यूटन ने सुधारा, फिर न्यूटन को आइंस्टीन ने सुधारा, तो आइंस्टीन वाला पार्ट तो अभी आपको नहीं पढ़ना है, बट न्यूटन सब पढ़ना है। तो कम से कम वो यदि बिल्ड हो जाएगा ना, तो आपको खुद लगेगा कि ओके न्यूटन गलत हो सकते हैं, ओके आइंस्टीन भी गलत हो सकते हैं, इसमें कैसे बिल्ड किया जाए, तो आपको बेस मालूम रहेगा, तो इसलिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हर कॉन्सेप्ट को क्या करता है, बिल्ड करता है। इसलिए मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था, फर्स्ट चैप्टर में भी आपको इसलिए बताया था कि जो हमारा एनसीईआरटी है वो उससे बेहतर टेक्स्ट बुक, मतलब ऑप्टिमल, बेहतर तो नहीं कह सकते, फिजिक्स में और भी बेहतरीन बहुत सारी बुक्स हैं, एक ऑप्टिमल टेक्स्ट बुक नहीं है। मतलब कि आपके फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी के अलावा मार्केट में कोई भी नहीं है ना, जिसे एक्चुअल में टेक्स्ट बुक कह सके, है ना, जहाँ पे बिल्डिंग हो कॉन्सेप्ट का। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने लाइन बाय लाइन शुरू किया था। अदरवाइज आप बीच में आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैप्टर्स में हमने क्या किया है कि मैं अपने ढंग से पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, लाइन बाय लाइन का जो इम्पोर्टेंस है वो वहीं पे है कि हम एनसीईआरटी के फ्लेवर को उठा के आपके पास दें। और एक बार मैं गारंटी कहता हूं कि एक बार आपने इस फ्लेवर को चख लिया ना, एनसीईआरटी के जो बिल्डिंग जो होता है कि कॉन्सेप्ट बिल्डअप कैसे होता है,
तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी दुनिया का बुक उठा लो फिजिक्स में, यदि आप बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये मैं अपना बताता हूं, मैंने बहुत सारे फिजिक्स पढ़ रखे हैं, बहुत सारी फिजिक्स की बुक पढ़ रखा है एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, है ना। पहले एनसीईआरटी हमने पढ़ा, फिर उसके बाद बाकी सी बुक, और नो डाउट कि बाकी बुक्स फिजिक्स के बहुत अच्छे हैं। यूनिवर्सिटी फिजिक्स उठा के देख लोगे, मज़ा आ जाएगा, मतलब इतना बढ़िया बिल्ड किया गया है उसमें, ठीक है। खैर, तो हमारे अपने मकसद पे चलते हैं कि हम अपने इसके एक एक लाइन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया लॉज ऑफ मोशन में इंट्रोडक्शन में वही बेस बनाया जाता है जो मैं बना चुका हूँ, बट फिर भी पढ़ते हैं। इसमें कहा कि इन द प्रोसीडिंग चैप्टर्स आवर कंसर्न वाज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन स्पेस क्वांटिटेटिवली। अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे वो मोशन ऑफ पार्टिकल को क्वांटिटेटिवली हम एक्सप्रेस कर रहे थे। अच्छा, ये अभी इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये इतना टाइम बाद वो यहाँ पे रहेगा, है ना। इस तरह का चीज़ें हम एकदम क्वांटिटेटिवली, मतलब उसको बिल्कुल क्वांटिटी में हम बता पा रहे थे, है ना, जस्ट कंसेप्चुअल ही नहीं। वी सॉ दैट यूनिफॉर्म मोशन नीड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी एलोन, वेयर एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन रिक्वायर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन इन एडिशन। इसमें ये कितना बढ़िया सेंटेंस बताया कि अभी तक हमने देखा था कि वेलोसिटी जो था वही से हम सारा चीज यूनिफॉर्म मोशन को डील कर पा रहे थे। वेलोसिटी है क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, ना मैग्नीट्यूड चेंज होना है, ना डायरेक्शन चेंज होना है, तो वेलोसिटी पता है तो आप उस मोशन को आराम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। यदि मैं कहता हूं कि कोई 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना, तो हमें जब पता है कि 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, तो अभी जैसे ही हमें पोजीशन पता है, आफ्टर 10 सेकेंड कहाँ जाएगी, आफ्टर 20 सेकेंड कहाँ जाएगी, आफ्टर 30 सेकेंड कहाँ जाएगी, हम आराम से बता सकते हैं। तो सेम पार्ट, लेकिन जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन आया था तो एक्सेलरेशन एक एडिशनल पैरामीटर था जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। क्योंकि यदि डायरेक्शन चेंज किया तब भी एक्सेलरेशन हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज किया तब भी एक्सेलरेशन होगा, दोनों चेंज किया तब भी एक्सेलरेशन हुआ। तो एक्सेलरेशन एक नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हो गया था यहाँ पे, जो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी मतलब एडिशन में चाहिए था। सो फार वी हैव नॉट आस्क्ड द क्वेश्चन एज टू व्हाट गवर्न्स द मोशन ऑफ द बॉडी। देखो कितना बढ़िया बनाता है, मतलब मुझे मजा आ जाता है जब ये बिल्डिंग इसका देखता हूँ ना, तो मुझे मजा आ जाता है कि ओके कि ये क्या कहना चाह रहा है। अभी तक हमने मोशन पढ़ लिया कि यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, इधर चलेगा उधर चलेगा, मतलब सर्कुलर मोशन में चलेगा, सब चीज़ पढ़ लिया। प्रोजेक्टाइल होगा, पैराबोलिक पाथ में चल रहा है, इन जनरल बहुत सारी चीज़ में मोशन तो पढ़ लिया, लेकिन उसका कॉज क्या है, किसने उस मोशन का कारण क्या है, किस वजह से वो मोशन हुआ है, ये क्वेश्चन का जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेगा। इन दिस चैप्टर वी टर्न टू दिस बेसिक क्वेश्चन, एकदम ये इसी पे हम कर देंगे कि उस मोशन का कॉज क्या है। लेट अस फर्स्ट गेस द आंसर बेस्ड ऑन आवर कॉमन एक्सपीरियंस। जो कॉमन एक्सपीरियंस होता है एक्चुअली क्या है, कभी कभी वो बहुत रॉन्ग होता है। तो अभी देखना आपको भी यही फील होगा जो बहुत साल पहले मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर पहले एरिस्टोटल को और जो फील होता था या कॉमन पीपल को फील होता था, आज भी आपको वही फील होगा। अब देखोगे अरे नहीं ये तो गलत मैं सोच रहा हूँ, इसमें ये होना चाहिए, तो वो मॉडिफाई भी होगा। तो लेट अस फर्स्ट गेस द आंसर बेस्ड ऑन आवर कॉमन एक्सपीरियंस। इसमें कहा कि टू मूव अ फुटबॉल एट रेस्ट समवन मस्ट किक इट। हमने देखा है यदि फुटबॉल रेस्ट में है तो उसको यदि मूव कराना है तो उसे किक करना पड़ेगा। टू थ्रो अ स्टोन अपवर्ड वन हैज़ टू गिव इट्स अपवर्ड पुश। यदि हमें ऊपर किसी चीज़ को भेजना है तो अपवर्ड पुश हमें उसमें भेजना पड़ेगा। अ ब्रिज कॉजेज द ब्रांचेस ऑफ ट्री टू स्विंग। आपने देखा होगा हवा जब चलती है तो जो पेड़ पौधे का जो वो है वो स्विंग करता रहता है। अ स्ट्रॉन्ग विंड कैन इवन मूव हेवी ऑब्जेक्ट्स। जो स्ट्रॉन्ग कभी कभी आपने देखा है जब आंधी आती है तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट को भी उड़ा के ले जाती है, वो होता है। अ बोट मूव्स इन द फ्लोइंग रिवर विदाउट एनीवन रोइंग इट, है ना। बोट मूव कर जाता है किसमें, फ्लोइंग रिवर में आराम से ऐसे ही मूव कर जाती है ना, बिना आपको चप्पू चलाए हुए कह सकते हैं। क्लियरली सम एक्सटर्नल एजेंसी इज नीडेड टू प्रोवाइड फोर्स टू मूव। तो ये चीज़ क्लियर कर दिया कि कोई एक्सटर्नल एजेंसी हमेशा जरूरत होती है यदि किसी बॉडी को मूव कराना है फ्रॉम रेस्ट से यदि मूव कराना है किसी बॉडी को, तो हमें क्या चाहिए होता है, एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए होता है जो उसे फोर्स लगाए। एक्सटर्नल एजेंसी ध्यान रखो। तो जैसे जस्ट मैंने आपके लिए एक दिमाग में क्वेश्चन डाल दिया, कार में इंजन होता है ना। तो जब इंजन स्टार्ट करते हो तब कार चलना शुरू होता है। तो यदि कार को पूरा सिस्टम माने तो कार तो इंटरनल एजेंसी है, तो फिर यहाँ पे क्या गड़बड़ है, ये क्या कह रहा है कि हमेशा एक्सटर्नल चाहिए होता है।
तो फिर कार के इंजन जो है नहीं स्टार्ट करते तब भी चलना चाहिए था। कार के इंजन स्टार्ट करने से, जो कि इंटरनल पार्ट है, क्यों गाड़ी चलती है? जस्ट माइंड में होना चाहिए। इसका जवाब आपको मैं दे दूंगा अभी पढ़ते पढ़ते, ठीक है? खोज मतलब इसलिए सो पूरा लेक्चर को देखो बढ़िया से, है ना? यदि आपको फिजिक्स सीखना है ना, एक बार अपना टाइम इन्वेस्ट करो, देखो मजा आ जाएगा। Likewise, an external force is needed also to retard or stop the motion। उसी तरह से हमें यदि एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होता है यदि आप इवन रिटार्ड करना चाहे किसी मोशन को। यू कैन स्टॉप अ बॉल रोलिंग डाउन अ इंक्लाइन प्लेन बाय अप्लाइंग अ फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। कोई इंक्लाइन प्लेन पे बॉल आ रही है, आपने उसको ऐसे वेलोसिटी के अपोजिट में आपने फोर्स लगा दिया, रुक सकता है ना? In this example, the external agency of force, hands, winds, stream, ये सब सारे चीज जो है, जैसे जो आपने नाव के बारे में बात करा कि वो चलती हुई पानी में आराम से चल जाती है, तो पानी नीचे से उसको ले जा रहा है, खींच खींच के ले जा रहा है ना? विंड ने उसको नाव को ऐसे ले गया, यदि विंड स्ट्रीम ऐसे है तो, या ब्रांच को ऐसे हिला रहा है, तो ये सब एक्सटर्नल एजेंसी है। इज इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, इसमें सारे एक्सटर्नल एजेंसी जो है वो ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में है। दिस इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, ये जरूरी नहीं कि हमेशा होता रहे कि कोई कॉन्टेक्ट में ही एक्सटर्नल एजेंसी होगा तभी मूव करेगा। ओके, यू कैन स्टॉप अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन बाय अप्लाइंग अ फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। यहाँ पे सॉरी, अ स्टोन रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एक्सेलरेट्स डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। क्या यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट आया? यदि किसी बॉल को एक बिल्डिंग से छोड़ोगे तो जब वो नीचे आ रही होगी तो अर्थ और वो जो बिल्डिंग के बीच में जो जब वो मूव कर रही थी तो अर्थ ने कांटेक्ट डायरेक्ट नहीं किया, बीच में कुछ ऐसा है। अब देखो कितना जबरदस्त चीज़ है, मतलब ऑब्वियसली ये तो फील आप करते ही होंगे ना, ये तो आपको पता ही चलता होगा कि यदि सपोज करो कि हमारे पास में किसी बिल्डिंग से यदि हम किसी बॉल को ऐसे, यहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, हाथ थोड़ा लंबा बन गया, तो ये बॉल जो है वो नीचे की डायरेक्शन में क्या होती है, जाती है स्ट्राइक करने अर्थ के। तो अर्थ ने इस पर फोर्स लगाया, ये हम जानते हैं। ग्रेविटी के बारे में हम 9th क्लास से ही पढ़ते हैं, है ना? 9th क्लास का जो फिजिक्स है बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है? नहीं है तो फिर से आप रिवाइज करके उससे देख लो। तो क्या है कि इसमें भी इसलिए मैंने 9th का भी पढ़ाना शुरू कर दिया है, बट अभी उसमें कम क्लासेस हुई हैं। तो यहाँ पे यदि हमने फोर्स ऐसे लगा दिया, यहाँ पे हमने फोर्स ऐसे ग्रेविटी ने फोर्स लगाया, तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है ना? उसी चीज़ की ये बात कर रहा है कि हो सकता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, कुछ उसमें बिना डायरेक्ट उसका भी होता है। ओके, ये इसमें नेसेसरी नहीं है उसमें पुल है। अब बार मैग्नेट कैन अट्रैक्ट, उसी तरह से आपको पता है कि चुंबक एक दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है ना? तो उसमें भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है। दिस शोज दैट एक्सटर्नल एजेंसी, जो एक्सटर्नल एजेंसी होगा जैसे ग्रेविटेशन एंड मैग्नेटिक फोर्स, कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन द बॉडी इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा। हम देखेंगे कि जरूरी नहीं कि हमेशा पुश या पुल और या कांटेक्ट ही हमेशा रहे। एक्सटर्नल एजेंसी बिना कांटेक्ट का भी फोर्स लगा सकता है, और इसी वजह से आप सन जो है अर्थ को खींच के रखे हुए है ना? इन शॉर्ट, अ फोर्स रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन और स्टॉप अ मूविंग बॉडी, एंड सम एक्सटर्नल एजेंसी इज नीडेड टू प्रोवाइड दिस फोर्स। द एक्सटर्नल एजेंसी मे और मे नॉट बी कॉन्टेक्ट विद द बॉडी। ये एकदम इसका क्या हो गया, ये कंक्लूजन हो गया, पूरे पार्ट का ये कंक्लूजन हो गया। हम कह सकते हैं कि ये पूरे पार्ट का एक कंक्लूजन हो गया कि इन शॉर्ट, यदि किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना है, मोशन से रेस्ट में लाना है, तो हमें एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत होगी, और वो एक्सटर्नल एजेंसी कांटेक्ट में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ओके, चलो, सो फार सो गुड, बट व्हाट इफ अ बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली। कहा कि चलो ठीक है, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, मोशन से रेस्ट में लाने के लिए तो आपको एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ा, जो कि कांटेक्ट में हो भी सकता है या नॉन कांटेक्ट वाला पार्ट भी हो सकता है, जैसे ग्रेविटेशन है और मैग्नेटिक फोर्स है। लेकिन क्या यदि मैं कहूँ कि एक बॉडी यूनिफॉर्म मूव कर रही है ना, यूनिफॉर्म मूव कर रही है ना, तो उस समय में कह रहा है कि बट व्हाट इफ द बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली, है ना? एग्जाम्पल दिया है, अ स्केटर मूविंग स्ट्रेट विद कांस्टेंट स्पीड ऑन अ हॉरिजॉन्टल आइस टेबल। सोचा कि आइस के स्लैब है, उस पर एक स्केटर मूव करता जा रहा है ऐसे। इज एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। क्या ये एक बहुत ही फंटास्टिक क्वेश्चन था, हम कह सकते हैं बहुत ही फंटास्टिक क्वेश्चन था कि क्या कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी?
और इस क्वेश्चन ने पूरा लॉज ऑफ मोशन बनाया है। आप देखना उसको बिल्डअप कैसे करोगे। और उससे पहले जो एरिस्टोटल थे उनकी फैलेसी बताई जा रही है कि किस तरह से वो गलत से क्या सोचते थे और किस तरह से वो गलत था। और इवन आज भी आप उस वैसे ही सोचोगे जैसे एरिस्टोटल सोचते थे। देखते हैं कि उन्होंने क्या सोचा, फिर किस तरह से लॉ बना और किस तरह से न्यूटन्स ने उसमें सुधार लाया और सब चीज़ बनाया है, उसको हम देखते हैं। तो एरिस्टोटल फैलेसी क्या था? द क्वेश्चन पोज्ड एबव appears to be simple। लगता है ना कि अच्छा यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसमें फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, क्या फोर्स रिक्वायर्ड होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ये बहुत सिंपल लगता है। लेकिन इट टुक्स एजेस टू आंसर इट। जितना सिंपल क्वेश्चन होता है ना उतना ज़्यादा उसमें क्या होता है, आप कह सकते हो इंफॉर्मेशन होता है, उसका फाउंडेशन ढूंढने में उतना समय लगता है। तो सिंपल बनाओ, सिंपल ज़्यादा कह सकते हैं टफ होता है, कॉम्प्लेक्स टफ नहीं होता। इंडीड the correct answer to this question given by Galileo in the 17th century was the foundation of Newtonian mechanics। एक्चुअली में गैलीलियो ने इसका जो आंसर दिया था वो फाउंडेशन था किसके लिए? जो न्यूटोनियन पूरा मैकेनिक्स बना है, विच सिग्नल्ड द बर्थ ऑफ मॉडर्न साइंस। आप सोच सकते हो कि एक क्वेश्चन ने और उसका सर्च ने पूरे मॉडर्न साइंस को एक तरह से कह सकते हैं कि जन्म दिया है, मॉडर्न साइंस को जन्म दिया है। आप सोचो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। आप भी कमेंट में खूब सारा क्वेश्चन पूछा करिए, जब भी समय मिलेगा मैं रिप्लाई करूंगा। ओके, खूब सारा क्वेश्चन जो मन में आए आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। जब तक पार्टिसिपेट नहीं करते ना, जब तक चीज़ों को एंजॉय नहीं करते, तब तक चीज़ें, आप सोचो एक सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ने पूरा उसका क्या कर सकते हैं, पूरा एक मॉडर्न साइंस को जन्म दे दिया। तो इसलिए क्वेश्चन होना जरूरी है, जैसा आप बचपन में हुआ करते हैं। बचपन में इनबॉर्न साइंटिस्ट होता है, सब क्वेश्चन पूछता है। द ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल, जो कि 384 बिफोर क्राइस्ट से 322 बिफोर क्राइस्ट के बीच में थे, है ना, मतलब ईस्वी सन शुरू होने से पहले बात किया जा रहा है। एक ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल थे। हेल्ड द व्यू दैट इफ द बॉडी इज मूविंग समथिंग एक्सटर्नल इज रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग। उनका ये था, जो कि आज भी आपको लग रहा होगा ये सही नहीं है ना, ये गलत वो चीज़ है। लेकिन ये सोचते थे कि कुछ एक्सटर्नल रिक्वायर्ड होगा फोर्स, यदि बॉडी को मोशन में रखना है, यदि बॉडी को कीप इन मोशन रखना है तो एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। आप सोचो आप 2000 समथिंग में, थाउजेंड्स से भी पहले किसी ह्यूमन ने सोच रखा है कि किसी बॉडी को मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होगा। और आज भी आपको वही फील होता है, यदि किसी चीज़ को मूव कराना है तो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होगा। लेकिन आंसर इज नॉट यस। ठीक है, अभी देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, फॉर एग्जाम्पल, एन एरो शॉट फ्रॉम द बॉ कीप्स फ्लाइंग सिंस द एयर बिहाइंड द एरो कीप्स पुशिंग इट। तो इसके व्यू में हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि किसी यदि मोशन में रहने के लिए यदि फोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो जैसे ही हमने तीर को यहाँ से चलाया तो तीर अभी आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब उसके चारों तरफ का जो विंड है वो उसको पुश कर रहा है। ऐसा है ना, ऐसा हम कह सकते हैं। द व्यू वॉज पार्ट ऑफ एन एलोबरेट फ्रेमवर्क ऑफ आइडिया डेवलप्ड बाय द एरिस्टोटल ऑन द मोशन ऑफ बॉडीज इन द यूनिवर्स। उन्होंने यूनिवर्स के मोशन में यही आइडिया को मतलब कह सकते हैं प्रमोट किया था, और वो बेसिक था। Most of the Aristotelian idea on motion are now known to be wrong and need not concern us। जितना भी उन्होंने सोचा था वो गलत है। एरिस्टोटल के ज़माने में जो पार्ट था वो गलत था। ठीक है, हिंदी में अरस्तु उसे कहते हैं। For our purpose here, the Aristotelian law of the motion may be phrases thus। हमारे पर्पस के लिए हम कह सकते हैं कि एरिस्टोटल ने क्या बताया था, An external force is required to keep the body इन मोशन। मतलब उन्होंने इसका आंसर दे दिया कि क्या एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए। तो इन्होंने कहा कि हाँ, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए। बट ध्यान रहे कि दिस इज नॉट करेक्ट, ये जो है ये रॉन्ग है। बस हम उनका स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये क्या है, ये जो है ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है ना, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इसको बाद में हम सुधारेंगे, बट हमें गलतियां भी तो पता होना चाहिए, है ना, हम जो गलती करते हैं वो भी पता होना चाहिए कि अच्छा ये गलती था। नेक्स्ट में एरिस्टोटलियन लॉ ऑफ मोशन इज फ्लॉड एज
एज वी शैल सी, अभी हम देखेंगे कि उसमें क्या गलतियां था, कैसे हम उसको गलत ठहराएंगे. हाउएवर it is a natural view that anyone would hold from the common experience. Even a small child playing the simple non-electric toy car on the floor knows intuitively that it needs to constantly drag the string attached to the toy with some force to keep it going. हमें एक जो बेसिक इंट्यूशन मिलता है, इवन चाइल्ड भी इसे समझता है कि यदि हम किसी खिलौने को रस्सी बांध के खींच रहे हैं तो जब तक हम उसे ड्रैग कर रहे हैं तब तक मोशन में रहता है, ड्रैगिंग छोड़ते हैं रुक जाता है. ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है. आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि किसी चीज़ को मैं ऐसे पुश करता रहूँ तो चलता रहेगा, जैसे ही पुशिंग छोड़ देता हूँ तो वो बस खत्म हो जाता है, वो रुक जाता है. तो ये आपका भी एक्सपीरियंस होगा. तो लेकिन इफ़ इट रिलीजेस द स्ट्रिंग इट कम्स टू रेस्ट, ऐसा होता है. दिस एक्सपीरियंस इज कॉमन टू मोस्ट टेरेस्ट्रियल मोशन. मोस्ट हम उसमें कॉमन है ये एक्सपीरियंस. एक्सटर्नल फोर्सेस सीम्स टू बी नीड टू कीप द बॉडी इन मोशन. ऐसा महसूस हो रहा है कि ओके एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ऐसा महसूस हो रहा है. लेफ्ट टू देम सेल्फ ऑल बॉडीज इवेंचुअली कम टू रेस्ट, है ना. सभी जैसे हम उसको छोड़ते हैं किसी बॉडी को तो वो क्या होता है, इवेंचुअली वो रेस्ट में आ जाता है. ठीक है. व्हाट इज द फ्लो इन एरिस्टोटल आर्गुमेंट? क्या फ्लोज है उसमें, क्यों ये गलत है? द आंसर इज a moving toy car comes to rest because the external force of friction on car by the floor opposes its motion. अब एक्चुअली में इसका जो ये वो गलत क्यों है, क्योंकि आपने छोड़ा, जैसे आपने उसे ड्रैग कर रहे थे और ड्रैगिंग छोड़ा और रुक गया, आपने छोड़ा इसलिए रुका, ये सही नहीं है. एक्चुअली में उसके नीचे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था जो मोशन को अपोज कर रहा था, इसलिए रुका. मतलब कि यदि हम उसमें ड्रैग करके और छोड़ते इस एक खिलौने को और नीचे फ्रिक्शन नहीं होता तो चलता ही रह जाता. ऐसा कभी कभी आप महसूस कर सकते हो यदि सपोज करो कि नीचे का जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ बना दो, ऑयली बना दो और उस पर थोड़ा ड्रैग करके छोड़ो चीज़ों को, वो ज़्यादा दूर तक आगे चला जाता है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उसमें कमज़ोर होता है, वीक होता है. तो लिंक समझ में आया? क्या एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए? एरिस्टोटल ने कहा हाँ रिक्वायर्ड होगा, बट हमारा आंसर है कि नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है. यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. तो अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है कि हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं और उसे छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो रुक जाता है. टू काउंटर दिस फोर्स द चाइल्ड हैज़ टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द कार इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. इसी जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसी को काउंटर करने के लिए हमें ड्रैग करने की जरूरत होती है. व्हेन द कार इज इन यूनिफॉर्म मोशन देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट. और जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है कार, तो उस समय जो आप ड्रैग कर रहे हो और जो पीछे की तरफ फ्रिक्शन उसमें लग रहा है, दोनों मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. ओके, बाय द फ्लोर. द corollary is if there were no friction the child would not require to apply any force to keep the toy car in uniform motion, है ना. तो हम कह सकते हैं कि यदि हमारे फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता कि कोई भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ता यूनिफॉर्म मोशन में. एक बार आप उसको पुश कर दो, वो जाता रहेगा. ओके. द अपोजिंग फोर्स सच एज फ्रिक्शन, सॉलिड में फ्रिक्शन हम कहते हैं और विस्कस फोर्स फ्लूइड में कहते हैं. ये आगे पढ़ोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो दो सॉलिड के बीच में लगता है, ठीक है, और जो विस्कस फोर्स है वो भी एक फ्रिक्शन है, वो फ्लूइड और हम कह सकते हैं सॉलिड के बीच में, उसमें फ्लूइड इन्वॉल्व जरूर रहेगा उस फ्रिक्शन में, ठीक है. आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द नेचुरल वर्ल्ड. ये नेचुरल वर्ल्ड में जो अपना नेचुरल वर्ल्ड है उसमें हमेशा ही प्रेजेंट है फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स. तो ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ऑलवेज प्रेजेंट है. दिस एक्सप्लेन्स वाई फोर्सेस बाय एक्सटर्नल एजेंसी आर नेसेसरी टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स टू कीप बॉडी इन द यूनिफॉर्म मोशन. ये इसलिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होता है किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए. जैसे आपको स्कूटी को यदि यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो आपको एक्सीलरेटर बंद नहीं करना होता है, आपको इंजन को स्टार्ट करके एक खास एक्सीलरेटर पर ला देते हो तो वो यूनिफॉर्म से ऐसे चलता है. तो एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी यूनिफॉर्म मोशन के लिए.
जस्ट ओवरकम करने के लिए, किसको, फ्रिक्शन को या ड्रैग को, जिसे विस्कस फोर्स कह सकते हैं उसको। नाउ वी अंडरस्टैंड वेयर एरिस्टोटल वेंट रॉन्ग। अब समझ में आ गया कि उन्होंने वो कहाँ पे गलत थे, ठीक है। ही कोडेड दिस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ बेसिक आर्गुमेंट टू गेट एट the true law of nature for force and motion. One has to imagine a world in which uniform motion is possible with no friction force opposing. This is what Galileo did. एरिस्टोटल को जो गलतियां थी उसको गैलीलियो ने एक काम किया कि जस्ट इमेजिन करो कि यदि कोई एक एक्सटर्नल वर्ल्ड है ना, और वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में फ्रिक्शन नहीं है तो आपको कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए, है ना। और गैलीलियो ने यही काम किया। अब द लॉ ऑफ इनर्शिया वहीं से आया है, यहाँ से। तो देखो, एक गलत होता है तो कोई दूसरा सोचने वाला होना चाहिए, तभी ना उसे गलत बताएगा। और ये जो पैटर्न है एनसीईआरटी का, ये मुझे बहुत मजा आता है। मतलब एक ट्रू पैटर्न है कि आपको सब चीज बता रहा है। ये सोचते थे, उनकी ये गलती सोच थी, इसको इसने सुधारा, और इवन अब गैलीलियो को भी न्यूटन सुधारेगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। तो गैलीलियो ने भी कुछ ऐसा आधा अधूरा कोई चीज छोड़ दिया होगा जिसको न्यूटन्स ने पूरा किया, या उनके ऑब्जर्वेशन को और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आता है द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके बारे में हम अभी देखेंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया जो होगा आप उसको हिंदी में आलस कह सकते हो, लेजीनेस कह सकते हो इनर्शिया को, है ना। कि कोई चीज़ जो है, और लेजीनेस का पॉजिटिव पार्ट भी होता है। जैसे हम यदि पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रह गए, उठे ही नहीं, ये पॉजिटिव लेजीनेस है ना, अच्छी बात है। लेकिन सो रहे तो सोते रह गए, हमने पढ़ाई ही नहीं किया, ये नेगेटिव लेजीनेस है, ठीक है। तो इनर्शिया, यहाँ पे फिजिक्स के टर्म्स में हम इनर्शिया कह सकते हैं कि एक किसी भी बॉडी का लेजीनेस है, मतलब वो लेजी है, ना वो जल्दी से चलना चाहता है, ना चल गया तो ना रुकना चाहता है, वो इनर्शिया होगा। अभी गैलीलियो के बारे में हम पढ़ते हैं, न्यूटन्स ने जो दिया था उसके बारे में हम देखेंगे। तो गैलीलियो स्टडीज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे मोशन को क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। देखो, एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसमें मोशन को वो स्टडी कर रहे थे ऑब्जेक्ट। फर्स्ट में मूविंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन एक्सलेट्स वाइल दोज मूविंग अप रिटार्ड। उन्होंने कहा कि उन्होंने दो चीज को देखा, और ये आपका कॉमन एक्सपीरियंस भी होगा, कॉमन एक्सपीरियंस हुआ। थर्ड, मोशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज एन इंटरमीडिएट सिचुएशन। वो एक इंटरमीडिएट सिचुएशन होगा। ये तीन सिचुएशन को डील कर रहे हैं कि इंक्लाइन पे आते समय, इंक्लाइन पे चढ़ते समय, और एक जस्ट फ्लैट पे ऐसे जाते समय, ठीक है। इन्होंने कहा कि गैलीलियो कंक्लूडेड दैट एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन मस्ट नीदर हैव एक्सेलरेशन नॉर रिटार्डेशन। ये एक जबरदस्त कंक्लूजन था, और ये ट्रू भी है, ये ट्रू भी है। उन्होंने कहा कि फ्रिक्शनलेस यदि हॉरिजॉन्टल उस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसमें उसको ना, उसमें एक यदि उसमें कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ना वो एक्सेलरेट करेगी और ना वो रिटार्ड करेगी। इट शुड मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, ये गैलीलियो ने बताया, एंड दिस इज ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है। Another experiment by Galileo leading to the same conclusion involve a double inclined plane. उन्होंने ये चीज पे क्या, एक इंक्लाइन प्लेन डाउन में मोशन देखा, अप में मोशन देखा। डाउन वाले पार्ट में क्या हो रहा है, एक्सलेट हो रहा है, यहाँ पे एक्सलेट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, यहाँ पे ना एक्सलेट हो रहा है ना रिटार्ड हो रहा है। मतलब कंक्लूजन भी आपको ध्यान में रखना है कि जो गैलीलियो ने सोचा कि यदि इंक्लाइन पे नीचे आ रही है कोई ऑब्जेक्ट तो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, जब ऊपर जा रही है तो उसमें रिटार्डेशन हो रहा है, और जब यहाँ पे ऐसे जा रही है, यहाँ पे जब ये ऐसे जा रही है तो नो एक्सेलरेशन भी इसमें नहीं है, और रिटार्डेशन भी इसमें नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट में। Another experiment by Galileo leading to the same conclusion involved double inclined plane. उन्होंने अब अनदर कंक्लूजन, एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें डबल इंक्लाइन प्लेन उन्होंने लिया, ठीक है। अ बॉल रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन वन ऑफ द प्लेन रोल डाउन एंड क्लाइंब अप द अदर। मतलब यहाँ से बॉल जब यहाँ से रोल डाउन हो रही है तो यहाँ से क्लाइंब भी हो रही है, ये ऊपर चढ़ भी रही है। ओके, तो ऐसा उन्होंने कई सारे ऐसा लिया, ठीक है। इफ द प्लेन आर स्मूथ
द फाइनल हाइट ऑफ द बॉल इज नियरली द सेम एज द इनिशियल हाइट, लिटिल लेस बट नेवर ग्रेटर। ये बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने देखा कि कोई भी बॉल को जब हम यहाँ से छोड़ते हैं तो जब ये डाउन से ये अप पे जाती है तो ये सेम हाइट पे पहुंच जाती है, सेम हाइट पे पहुंच जाती है ऐसे करके। और एक्सपेरिमेंट में, चूंकि हम रियल वर्ल्ड में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये हाइट जो होगा h डैश है ना, वो लेस देन इक्वल टू h होगा। यदि मैं इसको h मानता हूं, मैं यहां से रिलीज किया तो ये लेस ही रहेगा हमेशा h से, कभी भी बड़ा तो नहीं होगा, उससे छोटा डेफिनेटली होगा। ओके, इन द आइडियल सिचुएशन व्हेन फ्रिक्शन इज एब्सेंट द फाइनल हाइट ऑफ द बॉल इज द सेम एज इनिशियल हाइट। यदि फ्रिक्शन नहीं है तो सेम हाइट पे होगा, अदरवाइज उससे छोटा ही होगा। ओके, ये इन्होंने कंक्लूड किया। तो उन्होंने इसको ये कहा कि इफ द स्लोप ऑफ द सेकेंड प्लेन इज डिक्रीज, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, जो सेकेंड प्लेन है इसके स्लोप को डिक्रीज करते हैं। यहाँ पे स्लोप बिल्कुल वैसा ही रखा जैसा यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे हमने इसको डिक्रीज कर दिया, थोड़ा सा डिक्रीज करके ऐसे ले गए, तो ये स्लोप आपको दिख भी रहा होगा, ये स्लोप आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे एक तरह से ऐसा हमने स्लोप बनाया और यहाँ से ऐसे थोड़ा सा फ्लैट हो गया। ओके, तो इस वाले स्लोप से इस वाले स्लोप से इस वाले का स्लोप थोड़ा सा कम है, ये फ्लैट है थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा कि देखो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि द बॉल विल स्टिल रीच द सेम हाइट। यहाँ पे बॉल जो है वो अगेन सेम हाइट पे रीच यहाँ पे पहुंचा है जितना से हमने छोड़ा था। डजंट मैटर, इसका इंक्लाइन हमने चेंज कर दिया। ओके, इट विल ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस, है ना। अब हम ऐसा तो कह सकते हैं कि एक्चुअली में यदि हम यहाँ से देखें, चाहे ये पूरे डिस्टेंस को देखें, तो ये डिस्टेंस जो ऐसा है, ये डिस्टेंस जो ऐसा है, और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लॉन्गर है कि नहीं, सेम हाइट पे पहुंचा बट लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा उसने ट्रेवल किया। इन द लिमिटिंग केस, अब एक लिमिटिंग केस लेते हैं, व्हेन द स्लोप ऑफ द सेकेंड प्लेन इज जीरो। यदि मैंने इसको फ्लैट ही बना दिया, इसका स्लोप ही नहीं दिया, जीरो, दैट इज द हॉरिजॉन्टल, द बॉल ट्रेवल्स एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। बॉल जो होगा ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलता रहेगा उस अर्ज में कि इसको सेम हाइट पे पहुंचना है, समझ में, इनफाइनाइट पे, लिमिटिंग केस। इन अदर वर्ड्स, इट्स मोशन नेवर सीज, इसका मोशन कभी भी सीज नहीं होगा। दिस इज ऑफ कोर्स एन आइडियलाइज सिचुएशन, क्योंकि हमने फ्रिक्शन को अभी इग्नोर कर दिया है। ये उनका दूसरा ऑब्जर्वेशन था। देखो खेलते खेलते कैसे फिजिक्स सीख रहे हैं, खेलते खेलते, खेलना ही तो है, लेकिन ये उस जमाने का है जिस समय आज आप बहुत मॉडर्न हो चुके हो, बहुत मतलब एक्स्ट्रा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप यहाँ से बैठ के अपने रोबोट को मार्स पे भेज चुके हो, मार्स पे जाके वो खोद के एक्सपेरिमेंट करके आपको डेटा भेज रहा है। आप समझ सकते हो कहाँ पहुँच चुके हो। यहाँ जस्ट बॉल को हम मोशन को समझ रहे हैं, उस मोशन को अप्लाई के बाद पता नहीं कितना फार डिस्टेंस पे ये सब चीज़ चला गया है। तो ह्यूमन रेस बहुत आगे पहुँच चुका है, लेकिन आपको कैच करने के लिए इस मेथड को, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को इंस्टिल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, मैं बता दूं, मैं बार्क में एज अ साइंटिस्ट सेलेक्ट हुआ, इसलिए मेरे अंदर ये नेचर है कि मैं चीज़ों को थोड़ा सा डीपली बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, आप लोगों को कैसा लग रहा है पढ़ने में, आप जरूर कमेंट करके हमें बताते रहिए, बहुत मजा आएगा। ओके, इन प्रैक्टिस द बॉल डज कम टू अ स्टॉप आफ्टर मूविंग अ फाइनाइट डिस्टेंस ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इन प्रैक्टिस, ये तो आइडियल सिचुएशन है कि बॉल ये जाता रह गया, जाता रह गया, जाता रह गया, है ना, क्योंकि इसको सेम हाइट पे पहुंचना था। जैसे देखो ये सेम हाइट पे पहुंचने के लिए यहाँ पे पहुंच गया तो रुक गया, है ना, फिर से वापस आ जाता है, लेकिन ऐसा हमने कर दिया तो जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। ओके, कहा कि इन प्रैक्टिस, लेकिन ये उसमें सर्टेन डिस्टेंस पे रुक जाता है यदि हम प्रैक्टिकल ले तो, ठीक है, बिकॉज ऑफ द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कैन नेवर बी टोटली इलिमिनेटेड। और इसका कारण क्या है, फ्रिक्शन है। However, if there were no friction, the ball would continue to move with constant velocity on the horizontal plane। लेकिन ये फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, ये बॉल कंटिन्यू करता मूवमेंट, ये मूव करता ही रह जाता, करता ही रह जाता, करता ही रह जाता हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है। गैलीलियो thus arrived at a new insight to motion that had eluded Aristotle and those who followed him। इसलिए गैलीलियो ने नया एक तरह से लॉ ऑफ मोशन को वो किया, जो एक तरह से इलिमिनेट कर दिया किसको, जो अरिस्टोटल के थिंकिंग था उसको। द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी आर
इक्विवेलेंट। अब देखो ये एक स्टैंडर्ड वर्ड हमारे पास में फिजिक्स के टर्म्स में टेक्निकल एक तरह से उस फॉर्मेट में आ गया कि इसका मतलब रेस्ट का जो स्टेट है, कोई बॉडी रुका हुआ है या यूनिफॉर्म मोशन में है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इक्विवेलेंट है। इन बोथ केसेस देयर इज accomplished almost single-handedly by the Isaac Newton on the greatest scientist of all times, हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट सही में थे। इन बोथ केसेस देयर इज accomplished ऑलमोस्ट सिंगल हैंडलली बाय आइजैक न्यूटन। ये सभी के उसमें उन्होंने न्यूटन ने ये सब चीज़ बता दिया है। न्यूटन्स बिल्ड on Galileo idea and laid the foundation of mechanics in terms of 3 laws of motion that go by his name। गैलीलियो का जो फाउंडेशन था उसी को सोचते हुए न्यूटन ने आगे का पूरा मैकेनिक्स का फाउंडेशन दिया। गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया वाज हिज स्टार्टिंग पॉइंट विच ही फॉर्मुलेटेड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो गैलीलियो का आइडिया था उसी को उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में के फॉर्मेट में स्टेट कर दिया है और वो बताया है कि एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। मतलब न्यूटन ने इसी चीज को उनके पहले आइडिया को ही बता दिया कि कोई भी बॉडी यदि रेस्ट में है या यदि वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो कंटिन्यू उसी स्टेट में रह जाएगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, और वो भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, न उस पर आ जाए। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स रहने से कुछ नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है तो वो बैलेंस हो गया, फिर से आपको उसी स्टेट में छोड़ देगा। एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? रहना भी चाहिए और साथ साथ वो अनबैलेंस भी होना चाहिए, उसका नेट फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, वो मूव करना शुरू कर देगा, मतलब स्टेट को चेंज कर लेगा, अदरवाइज सेम स्टेट में रहेगा। ओके, अच्छा, कभी कभी इन बोथ द केसेस देयर इज नो फोर्स। यहाँ का कुछ पार्ट हमें छूट गया, ये न्यूटन्स के हम यहाँ पे आ गए। खैर, इसलिए मैं सोचा था कि यहाँ पे एकाएक ये ग्लिच क्यों आ गया था, है ना, यहाँ से पढ़ने के बाद में। तो मैंने सेंस आपको बता दिया था, देख लेते हैं इसमें नीचे, है ना। यहाँ पे इन्होंने कहा इन बोथ द केसेस देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। दोनों केस में कोई भी, जैसा इस केस में चाहे रेस्ट में रहे चाहे यूनिफॉर्म मोशन में रहे, आप कह सकते हो कि कोई फोर्स उसमें नहीं काम कर रहा है। इट इज इनकरेक्ट टू एज्यूम दैट द नेट फोर्स इज नीडेड टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। आपको उसका आंसर मिल गया जो सबसे शुरुआत में किया गया था कि क्या यदि हमें किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो क्या उसमें नेट फोर्स की जरूरत होगी? उसका आंसर है नो। To maintain a body in uniform motion, we need to apply an external force to encounter। लेकिन जो हम महसूस करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत क्यों पड़ता है, वो इसलिए पड़ता है ताकि फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके, सो दैट द टू फोर्सेस सम अप टू जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स, ताकि दोनों मिलके हम जो लगा रहे हैं और फ्रिक्शन मिलके नेट जीरो हो जाए। टू समराइज, if the net external force is zero, a body at rest continue to remain at rest and a body of motion continue to move with uniform velocity। इसलिए हम समराइज में कह सकते हैं कि एक नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स होगा तो यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रह जाएगा यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। एंड इनर्शिया मीन्स रेसिस्टेंस टू चेंज। अब आपको समझ में आ गया ये रेसिस्टेंस टू चेंज क्या है, ठीक है। अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स कंपेल इट टू चेंज द स्टेट। बॉडी अपने रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट को चेंज नहीं करेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसे चेंज करने के लिए कंपेल न करे, फोर्स न करे। ओके, इसी को न्यूटन्स ने पकड़ा और अपना फर्स्ट लॉ दे दिया, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को जाने से पहले यहाँ पे मैंने गलती से ये कंक्लूड कर दिया, हम उसको करेंगे। अभी न्यूटन फर्स्ट लॉ पे हम जाएंगे। अभी जो हमने पढ़ा वो बेसिकली बिल्डअप पढ़ा कि न्यूटन ने क्या सोचा, न्यूटन के पीछे डेटा क्या क्या अवेलेबल था, किस तरह से एरिस्टोटल जो था वो गलत सोच रहे थे, उसको गैलीलियो ने बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि कैसे यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए कोई मोशन की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। और यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट एक ही इक्विवेलेंट सा स्टेट है, ओके, एक ही इक्विवेलेंट स्टेट है।
और उसी से न्यूटन फर्स्ट लॉ पूरा बनेगा। ओके, अब थोड़ा सा कभी कभी हमें ये जो ब्लू कलर में लिखा रहता है ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं इंडियन स्टूडेंट्स के सिनारियो में बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूटन और आइंस्टीन और मतलब जो वेस्टर्न कंट्री है उसने ही साइंस के बारे में ज़्यादा सोचा है। हमारे यहाँ पे इंडिया में भी बहुत डीपली साइंस की स्टडी हो चुकी थी, इवन न्यूटन से पहले बहुत सारी चीज़ों का। हाँ, उसका फॉर्म दूसरा था मे बी, लेकिन उसका आइडिया ज़रूर था। उसको एक्सप्लेन करने का एक कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट जरूर ओरिजिनेट था। वो सेम फॉर्मेट जैसा न्यूटन ने प्रपोज किया वैसा नहीं था, लेकिन था जरूर। ठीक है, आपने ग्रेविटेशन में देखोगे, ग्रेविटेशन बहुत सारे हमारे जो पर्व त्यौहार होता है वो स्टार्स और प्लैनेट्स इन सब के पोजीशन पे बेस्ड होता है, और ये आज का नहीं है, सदियों से आता जा रहा है। तो मालूम तो होगा ना इसके बारे में। तो मोशन के बारे में भी हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में मिल जाता है। तो फील प्राउड। आप इसे ऐसा नहीं, जैसे पढ़ते समय ना हमारे दिमाग में ये बढ़ जाता है कि सिर्फ हम न्यूटन का नाम सुनते हैं, आइंस्टीन का नाम सुनते हैं। ये जस्ट एक क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें सिर्फ उसका प्रेज करके बताया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इसमें इनका भी आइडिया कितना ज़्यादा था। ओके, तो इसलिए एनसीईआरटी का ये स्टेप्स मुझे बहुत बढ़िया लगता है कि वो एंशिएंट्स उसमें जो भी थे उसको भी बताता है। ये सब बहुत फेवरेट पार्ट है एनसीईआरटी का। ओके ठीक है। अच्छा, रोक दे ले, ठीक, अभी रोक दे, अभी आ रही 10 मिनट में। तो इंडियन उसमें हम देखते हैं कि एंशिएंट इंडियन थिंकर्स हैड अराइव्ड एट ए एलोबरेट सिस्टम ऑफ आइडिया ऑन मोशन। ठीक है, उन्होंने एंशिएंट सिस्टम में एक एलोबरेट उसमें आया था। फोर्स द कॉज ऑफ मोशन वॉज थॉट टू बी अ डिफरेंट काइंड। जो फोर्स होता है वो डिफरेंट काइंड में यहाँ पे सोचा गया था, जैसे फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस प्रेशर, जिसे नोडन कहते थे कंटिन्यूअस प्रेशर को, एज द फोर्स ऑफ विंड ऑन द सेलिंग वेसल। इम्पैक्ट, अभिघात, आपने उसमें सुना होगा, बाहुबली जिसने भी हिंदी उसमें देखा होगा, अभिघात, इम्पैक्ट, ये सब हम पहले से जानते थे। एज व्हेन द पॉटर्स रॉड स्ट्राइक्स द व्हील, है ना, अभिघात ऐसे होता है। परसिस्टेंट टेंडेंसी, है ना, जिसको हम संस्कार कहते थे, टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसे वेग, इसमें गति को वेग कहा गया है। और रिस्टोरेशन ऑफ शेप इन द इलास्टिक बॉडी, है ना, और उसके बाद ट्रांसमिटेड फोर्स बाय द स्ट्रिंग रॉड ईटीसी, ये सारे चीज़ नोन था। अभी हम डिफरेंट टाइप के फोर्स सब पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। द नोशन ऑफ वेग, मतलब नोशन मतलब एक तरह से थ्योरी या आइडिया आप कह सकते हो। ठीक है, द नोशन ऑफ वेग इन द, ये है वैशिष्क थ्योरी, मैं प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, ऑफ द मोशन परहैप्स कम्स क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। जो ये मोशन के बारे में, वेग के बारे में बताया है, वो इनर्शिया के कॉन्सेप्ट के क्लोज है। ओके, वेगा द टेंडेंसी टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन वॉज थॉट टू बी अपोज बाई कॉन्टेक्ट विथ ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग एटमॉस्फेयर एंड पैरेलल टू द आइडिया ऑफ द फ्रिक्शन। देखो, अपोज, जैसे किसी भी मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, इसका भी आइडिया था, है ना, एयर और ये सब चीज़ लगाता है। इट वॉज करेक्टली समराइज दैट द डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन, जैसे ट्रांसलेशन के लिए, रोटेशन के लिए, है ना, वाइब्रेशन के लिए, ऑफ एन एक्सटर्नल बॉडी एराइज फ्रॉम ओनली द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। A falling leaf in the wind may have downward motion as a whole, है ना, जिसे हम पाटन कहते हैं, है ना, एंड ऑल्सो रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन, जिसे हम यहाँ पे भ्रमण और स्पंदन कहते हैं। बट each particle of the leaf at an instant only has the defined small displacement. There was a considerable focus on the Indian thought of measurement of motion and unit of the length and time. इसमें भी था, it was known that the position of the particle in space can be indicated by distance measured along 3 axes. अब सोचो, 3 डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को भी पहले से जानते थे।
वास्कर जो 1150 एडी में थे, हैड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस मोशन, तत्कालिक गति। उसको भी भास्कर ने 1150 में, ये सोचो 1600 समथिंग में आए थे, है ना, 1600-1700 के उसमें न्यूटन्स थे, ये उस समय भास्कर ने बता दिया था इसके बारे में। विच एंटिसिपेट्स द मॉडर्न नोशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यूजिंग डिफरेंट कैलकुलस। द डिफरेंस बिटवीन वेव एंड current water was clearly understood. A current is a motion of particle of water under gravity and fluidity, while wave results from the transmission of vibration of water particle. Okay, ये सब सारी चीज़ें एंशिएंट उसमें भी था। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था वो क्या था, ठीक है, उसको हम अभी नेक्स्ट उसमें करेंगे। आज हमने बिल्ड किया जस्ट, है ना, और थोड़ा मैंने आपको ऑलरेडी ये भी बता रखा है कि हमें पूरे उसमें 3 लॉ कैसे पढ़ना था। अभी हम फर्स्ट लॉ के जस्ट फाउंडेशन पे आ चुके हैं, लेकिन उसको एग्जैक्टली नहीं पढ़ें, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में ये सब पढ़ेंगे। तो आई थिंक कि आपको बहुत मजा आया होगा। जल्दी से हम सेकेंड वाला पार्ट भी लगभग रेगुलर बेसिस पे मैं डालते रहूँगा। ओके, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ओके ये आपको कैसा लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है, क्या है। ओके, चलो।